पहले लेते हैं। एनवायरनमेंट क्या है? देखिए, दिस इज ऑल दैट सराउंड्स एन ऑर्गेनिज्म। सराउंडिंग्स, मेरे साथ साथ आप लिख सकते हैं डियर्स, या आप लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एंड जो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह। देखिए, एनवायरनमेंट क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास जो कुछ भी है, एवरीथिंग दैट सराउंड्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज इट इज एनवायरनमेंट। और सराउंडिंग्स में क्या क्या हो सकता है? देखिए, वहां पे या तो नॉन लिविंग पोर्शन हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स हो सकते हैं, या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। ठीक है, इसी बेस पे हम इसको दो कंपोनेंट्स में सराउंडिंग्स को डिवाइड करते हैं। एक होते हैं जिनको हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स, और दूसरे क्या होते हैं जिनको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। अगर आप लिखेंगे भी साथ साथ वो बेटर रहता है, जब लिखते हैं तो वो याद भी रहता है। एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक refers to non-living components of the ecosystem, non-living, okay, non-living, और ये बायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स। अब यहां पे जब हम समझेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे आपको पता है सॉइल है, ठीक है, वाटर है, एयर है, अच्छा एनर्जी है, ठीक है, टेम्परेचर है, आपके ग्रेविटी है, ये सारी चीज़ें किस में आते हैं? ये सब कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। इसी तरह से बायोटिक कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं, इसमें आपके प्लांट्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, आपके एनिमल्स आते हैं, क्योंकि ये लिविंग है ना, एनिमल्स आते हैं, आपके बैक्टीरिया आते हैं, फंजे आते हैं, ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? दे कलेक्टिवली फॉर्म द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द सराउंडिंग्स। यहाँ पे एक कंसेप्ट आप जहन में रखेंगे कि वहाँ पे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, वहाँ पे कोशिश करते हैं वो एलिमिनेट करने के लिए, कि स्टूडेंट को सिलेक्ट नहीं करना, हमें स्टूडेंट्स को एलिमिनेट करना है, जो रहेंगे वो खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएंगे। तो वो कभी ऐसा वहाँ पे पूछ सकते हैं, वहाँ पे कभी वो ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट इज एन इको फैक्टर, मतलब इसके आसपास क्वेश्चन आ सकता है। इको फैक्टर पता होने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं है। इको फैक्टर या जिसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर, फैक्टर, या जिसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर भी, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर, ये पॉइंट वहां पे पूछ सकते हैं। तो ये समझने के लिए आपको समझना है कि कोई भी ऐसी चीज या ऐसी कंडीशन जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को इन्फ्लुएंस करती है, दैट इज कॉल्ड एन इको फैक्टर। यहां पे आप देख सकते हैं, जब हम इन चीजों को देखेंगे, ये सॉइल, this is one of the non-living thing, water non-living thing, air non-living thing, energy it is not a thing, okay, yahan pe temperature it is not a thing, gravity it is not a thing, it is a condition, these are non-living things, non-living things। yahan pe plants, animals and fungi, these are living organisms, या लिविंग थिंग्स आप कह सकते हैं। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, या कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को इन्फ्लुएंस करती है, वो कहलाता है कि वो क्या कहलाता है? इको फैक्टर या इकोलॉजिकल फैक्टर या एनवायरमेंटल फैक्टर इस ऑर्गेनिज्म के लिए। समझ आ रहा है? ये याद रखेंगे आप। तो यहां पे ये सारे क्या हैं? दीज आर कॉल्ड इको फैक्टर्स या इकोलॉजिकल फैक्टर्स या एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, एनवायरमेंट के मुझे जहन में आते हैं कुछ पॉइंट्स, आप ये नोट कीजिएगा, या यहीं पे मैं लिखता हूं। देखिए, अगर वहां पे क्वेश्चन आता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब है, ये एसएसबी में अक्सर पूछता है, जून 5। अगर क्वेश्चन आता है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, ये कब है? मार्च 21। अगर क्वेश्चन आता है वर्ल्ड एनिमल डे, ये कब है? अक्टूबर 4। ओके, अगर वहां आता है ओजोन डे, ऐसे मुझे जहां जहां पे मैं लिखा हूं थोड़ा सा वो जहन में रखिएगा, ये एसएसबी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, 16 सितंबर। ठीक है, ये जहन में रखेंगे। अब यहां पे मैं क्या बता सकता हूं कि एनवायरनमेंट क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इको फैक्टर्स और इकोलॉजिकल फैक्टर्स या एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच आर बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक इन नेचर। तो जो कोई भी फैक्टर सराउंड करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक हो, ठीक है, कोई भी इको फैक्टर या इकोलॉजिकल फैक्टर, वो सब उसका क्या बनाते हैं? दैट फॉर्म इट इज एनवायरनमेंट। ये जहन में रखेंगे आप। ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक इकोलॉजिकल फैक्टर्स या इको फैक्टर्स टुगेदर फॉर्म द एनवायरनमेंट ऑफ एन
ऑर्गेनिज्म। अब अगर आपसे कोई पूछेगा क्या एनवायरनमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेम रहता है हमेशा, इज इट स्टैटिक, यू शुड आंसर दैट नो, इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनेमिक। डायनेमिक वाई? देखिए टेम्परेचर क्या एक ही रहता है हमेशा? क्या सॉइल की कंडीशंस या वाटर की कंडीशंस वगैरह ये सब कुछ एक ही जैसे रहते हैं? नहीं, दे चेंज। या इसी तरह से प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटीज या बैक्टीरिया फंजाई, इनका कंपोजिशन भी चेंज होता है। सो द this environment of an organism is not static, it is dynamic. All the eco factors keep on continuously changing. ओके इतना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एनवायरनमेंट के बारे में काफी है। अब मैं डायरेक्टली आता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इकोलॉजी जो है ये टर्म सबसे पहले किसने दी या किसने यूज की? जर्मन बायोलॉजिस्ट एक था जिसका नाम क्या है? अर्नेस्ट हेकल। कब? 1869 में ये टर्म दी उसने, इकोलॉजी टर्म। ठीक है। और अगर फादर की बात करें, इकोलॉजी के फादर की अगर पूछा जाएगा वहां पे, तो आप ये लिखेंगे यूजीन पी ओडम। ठीक है। अगर फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, इकोलॉजी इन इंडिया, इकोलॉजी इन इंडिया, इसके फादर की बात की जाए तो आप वहां पे क्या लिखेंगे? और मिश्रा। ये जनरली एसएसबी में पूछते हैं ये वाले क्वेश्चन, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं। अब लिटरल मीनिंग क्या है इस इकोलॉजी की? अगर हम लफ्जी माने इसका देखते हैं तो क्या है एक्चुअली इकोलॉजी जो ये टर्म है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक टर्म्स। वन इज ऑइकोस, ऑइकोस, और दूसरी टर्म है जिसे हम क्या कहते हैं? लोगोस। दो ग्रीक टर्म्स हैं। ऑइकोस का मतलब क्या है? दिस इज होम, या इसे हाउस कहते हैं, या आप कह सकते हैं डिवेलिंग प्लेस या लिविंग प्लेस या डिवेलिंग प्लेस, डिवेलिंग प्लेस। लोगोस को हम कहते हैं स्टडी। तो हम इसमें स्टडी क्या करते हैं? स्टडी क्या करते हैं? स्टडी करते हैं डिवेलिंग प्लेस की, लेकिन किस की? डिवेलिंग, स्टडी ऑफ डिवेलिंग प्लेस ऑफ नेचर, कुदरत की डिवेलिंग प्लेस की स्टडी करते हैं कि कैसे कैसे एनवायरनमेंट में जो नेचर ये कैसे वर्क करता है, ये इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी फंक्शनिंग क्या है। समझ आ रहा है? तो ये चीजें आपको जहन में रखनी है। अब यहां पे इकोलॉजी में जब हम देखते हैं, यहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यहां पे एनवायरनमेंट में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनके साथ जो कि नॉन लिविंग पोर्शन होता है, क्या ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं? क्या आपस में इंटरेक्शन होती है? सपोज यहां पे एक मैन है, ठीक है, मैन है, मैन के आसपास या यहां पे मैं लेता हूं सपोज दिस इज फिश, फिश, दिस इज इंसेक्ट, इंसेक्ट को फिश खाती है, फिश को मैन कंज्यूम करता है। ठीक है, ये एक इंटरेक्शन होती है एनवायरनमेंट में बिटवीन दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सपोज अब यहां पे इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट को रहने के लिए सॉइल चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। इसे वाटर चाहिए जिंदा रहने के लिए? यस। अच्छा, इससे एयर चाहिए? यस, इसको एयर भी। इसको टेम्परेचर चाहिए? यस। इसको ग्रेविटी चाहिए? यस। ये चीजें, ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एबायोटिक फैक्टर्स हैं, ये इंसेक्ट को चाहिए। इसी तरह से फिश की बात करते हैं, क्या ये चीजें फिश को चाहिए? बिल्कुल, फिश को चाहिए। क्या मैन को चाहिए? बिल्कुल, मैन को भी चाहिए। तो इन सब के दरमियान जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनका एनवायरनमेंट होता है, किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन में अगर हम देखेंगे, दे इंटरैक्ट विथ वन अनदर, आपस में इंटरेक्शन होती है। ठीक है, और इस इंटरेक्शन को अगर हम स्टडी करेंगे, इस इंटरेक्शन की स्टडी को ही हम इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजी क्या है? स्टडी, किसकी स्टडी? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट एंड फिश के दरमियान, फिश और मैन के दरमियान, एंड बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। देखिए ये वाला है, फिश का नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन, इंसेक्ट की इंटरेक्शन, मैन की इंटरेक्शन। तो ये है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है किसी भी जगह अगर हम देखेंगे, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और ये नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, इस सारी इंटरेक्शन को जब हम स्टडी करते हैं, दैट स्टडी इज कॉल्ड इकोलॉजी। ये आप समझेंगे। दिस इज क्लियर? ओके, साइंटिफिक स्टडी ऑफ
द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। अब यहां पे एक चीज आपको समझना है कि ये जो इकोलॉजी है ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। जब इंसान इस दुनिया में आया, यहां पे मैं हेडिंग ही डाल देता हूं इसको, एक मिनट, हिस्ट्री की बात करेंगे हम, हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। ओके, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। जब इंसान दुनिया में आया, जब आया तो उसको अपनी एनवायरनमेंट को समझने की जरूरत थी अगर उसे सर्वाइव अच्छे से करना था। तो एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश, जदोजहद पहले से ही थी, और स्टडी ऑफ इकोलॉजी बिगैन विद द मैन इटसेल्फ। और यहां पे इंडिया में अगर हम देखेंगे, इंडिया में जो एंशिएंट टेक्स्ट्स हैं, यहाँ पे स्पेशली जो वैदिक पीरियड के टेक्स्ट्स हैं, जैसे जिसमें वेदास आते हैं, वेदास हैं आपके, या संहितास हैं, संहितास, ठीक है, ब्राह्मणास, ब्राह्मणास, उपनिषदास, ठीक है, ऐसे लिखूंगा, उपनिषदास, या आपके अरण्यकास आते हैं। ये आप हिस्ट्री में सारे पढ़ेंगे, या तो पढ़े होंगे आपने अरण्यकास। इन सब में कहीं ना कहीं इकोलॉजी की जिक्र की गई है, ठीक है। तो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स, वैदिक टेक्स्ट्स में जिक्र की गई है। इतना ही नहीं, अगर हम देखेंगे एंशिएंट इंडिया में ही काफ़ी सारे ऐसे टेक्स्ट्स हैं जो कि इन एडिशन टू दीज वैदिक टेक्स्ट्स थे। जैसे आपका आता है इसकी आयुर्वेदा की, आयुर्वेदा पे संस्कृत टेक्स्ट एक है जिसका नाम है चरका संहिता, ठीक है। इसमें भी इकोलॉजी की जिक्र की गई है। आपका मेडिसिन एंड सर्जरी पे है, मेडिसिन एंड सर्जरी पे एक टेक्स्ट है, सुश्रुता संहिता, सुश्रुता संहिता, ये भी इकोलॉजी का हवाला देती है, ठीक है। मतलब हिंट्स देते हैं इसमें उस तरह से इकोलॉजी नहीं है, ये वो आज की इकोलॉजी की तरह नहीं है, हिंट्स देते हैं प्लांट्स एनिमल्स के बारे में, उनकी इंटरेक्शन के बारे में। सो द इकोलॉजिकल स्टडीज हैज इट्स रूट्स फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। लेकिन जो ये स्टडी हम इकोलॉजी की करते हैं, हम किस लेवल पे करेंगे? देखिए, दुनिया में जब हम देखेंगे, दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये कहाँ पे होते हैं? इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतनी बड़ी अर्थ है। अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो ये सपोज ये अर्थ है, इसका कोर है बीच में, फिर है मेंटल, फिर है ऊपर क्रस्ट। क्रस्ट भी बहुत ही ज्यादा डीप है, इसमें भी नीचे नीचे लाइफ नहीं है, अपर पोर्शन ऑफ क्रस्ट पे लाइफ है, ठीक है। इसी तरह से यहां पे काफी सारे जो वाटर बॉडीज होती हैं, डीप वाटर बॉडीज होती हैं। डीप वाटर बॉडीज में नीचे लाइफ नहीं है, नीचे लाइफ नहीं है डीप वाटर बॉडीज में। मैक्सिमम लाइफ इज कंसंट्रेटेड ऑन द अपर पोर्शंस ऑफ दिस हाइड्रोस्फीयर, आई कैन से। अभी वाटर बॉडी याद रखिए, वाटर बॉडीज। इसी तरह से जो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा ऊपर तक है, लेकिन जो हाई अपर एटमॉस्फेयर है उसमें लाइफ नहीं है, इसमें भी लोअर एटमॉस्फेयर में ही लाइफ है। तो लाइफ कहां पे है? ये एक ऐसे रीजन में है जो कि जंक्शनल जोन है बिटवीन दीज थ्री रीजन्स। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, दिस इज अर्थ क्रस्ट का ऊपर का रीजन जो होता है इसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर के ऊपर वाले पोर्शन में। और इसी तरह से जो ये वाटर बॉडीज हैं जिनको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर इसके ऊपर वाले रीजन्स में। ये जो जंक्शनल रीजन है बिटवीन द थ्री, एक डायग्राम के जरिए हम दिखा सकते हैं। सपोज दिस इज हाइड्रोस्फीयर, दिस इज सपोज लिथोस्फीयर, एंड दिस इज सपोज सॉरी दिस इज लिथोस्फीयर, दिस इज सपोज एटमॉस्फेयर, ठीक है। एक मिनट, एटमॉस्फेयर यहां पे, ये जो ये जंक्शनल रीजन है, जंक्शनल रीजन बिटवीन द थ्री, जो कि बहुत ही छोटा रीजन होता है, दिस इज कॉल्ड बायोस्फीयर, दिस इज कॉल्ड बायोस्फीयर। यहां पे लाइफ है। लेकिन क्या हम डायरेक्टली बायोस्फीयर की लेवल पे इकोलॉजी की स्टडी करते हैं कि इसके नीचे भी कहीं पे इकोलॉजिकल लेवल्स हैं जो कि हम स्टडी कर सकते हैं? यहां पे मैं लिखूंगा एक क्वेश्चन, अब आप फिर समझेंगे क्यों हमने ये लिखा। दैट इज लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा डियर्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखिए। तो अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपके पास है तो वो भी कमेंट में लिखा कीजिएगा, क्योंकि बाकी में टू शेयर इन्फॉर्मेशन इट इज़ वेरी मतलब बहुत ही अच्छा काम है। अगर मुझसे कुछ मिस होता है, आप कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, वो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होता है। लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हम किस लेवल पे ऑर्गेनाइज दिस इकोलॉजी को स्टडी करते हैं? या हम कह सकते हैं लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज।
सबसे ऊपर वाली लेवल जो अभी हमने देखी वो क्या है, सबसे बड़ी लेवल जो है वो हम बायोस्फीयर की स्टडी कर सकते हैं, बायोस्फीयर। लेकिन इसके नीचे भी बहुत सारे स्टेज हैं। सबसे पहली स्टडी जो हो सकती है इकोलॉजी की, वो इंडिविजुअल लेवल पे हो सकती है, इंडिविजुअल लेवल पे हो सकती है। और इसके बाद मैं बताऊंगा, अभी सिखाऊंगा कुछ पॉइंट्स के बाद, इसके बाद हम पॉपुलेशन लेवल पे इकोलॉजी स्टडी कर सकते हैं, पॉपुलेशन। उसके बाद हम कम्युनिटी लेवल पे इकोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद इकोसिस्टम की लेवल पे, इकोसिस्टम। उसके बाद आपका आ जाता है, काफी सारी बुक्स नहीं लिखते लेकिन मैं लिखूंगा लैंडस्केप लेवल, लैंडस्केप इकोलॉजी जिसे कहते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है बायोम्स, बायोम। और उसके बाद ये सबसे बड़ा जिसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। ये कभी लिखता ही नहीं है, स्फीयर। अब देखिए, जितना हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, द कंप्लेक्सिटी एंड साइज इंक्रीजेस, ओके, इंक्रीज हो रहा है, समझ आ रहा है। यहां पे जब हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, अब एक एक करके थोड़ा सा मैं बताऊंगा, दो चार पॉइंट्स उतना ही आज पढ़ेंगे। इंडिविजुअल की बात करते हैं। इंडिविजुअल क्या है? इट इज एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म, ए कैट, ए डॉग, ए मैन, ए वॉलनट ट्री, एन एलिफेंट, दीज आर ऑर्गेनिजम्स, इनको हम इंडिविजुअल कह सकते हैं, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल लेवल की इकोलॉजी हम स्टडी करते हैं, उससे हम कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी। क्या कहते हैं? या ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी, बेहतर से ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी। और यही इंडिविजुअल्स अगर एक ज्योग्राफिकल रीजन में हैं, सपोज यहां पे एक, फॉर एग्जांपल यहां पे ये ग्रास है, ओके, यहीं से थोड़ा मैं सिखाऊंगा आपको। इसके बाद यहां पे एक डियर भी है, ठीक है। यहां पे फॉर एग्जांपल लाइन भी है, ठीक है। देखिए, ग्रास जो है, ग्रासेस की कोई स्पीशी, दिस इज एन इंडिविजुअल। डियर, दिस इज एन इंडिविजुअल। लाइन, दिस इज एन इंडिविजुअल। लेकिन यहां पे जब हम देखेंगे इस ज्योग्राफिकल एरिया में, दिस ग्रास के सारे इंडिविजुअल जब हम कैलकुलेट करेंगे इस ज्योग्राफिकल रीजन में, ग्रासेस के सारे इंडिविजुअल जब कैलकुलेट करेंगे इस ज्योग्राफिकल रीजन में एट ए पर्टिकुलर टाइम, दैट फॉर्म्स द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में दो चीजें हैं, एक होता है ज्योग्राफिकल एरिया, या हम कह सकते हैं डिफाइंड एरिया, एक ये, दूसरा एट द सेम टाइम, तीसरा पॉइंट सेम स्पीशीज, ओके, सॉरी, सेम स्पीशीज। ग्रास के ही हम कैलकुलेट करते हैं, कोई और स्पीशी नहीं कैलकुलेट। यहां पे डियर भी है, लाइन भी है, नहीं, इनको हम लेते नहीं है, ग्रासेस ही कैलकुलेट करते हैं, इनका नंबर कैलकुलेट करते हैं और इसी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर कैलकुलेट करते हैं। और एक ही टाइम पे, ये नहीं कि आज के टाइम पे ग्रासेस देखेंगे, फिर आने वाले ग्रासेस अगले साल, पिछले साल कितने थे वो भी कैलकुलेट करेंगे, नहीं, एट द सेम टाइम, स्पेसिफिक टाइम, सेम स्पीशीज, सेम इन अ डिफाइंड ज्योग्राफिकल रीजन या डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया। जब हम सबको कैलकुलेट करते हैं, दैट फॉर्म्स द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीशीज, यहां की पॉपुलेशन। अब एक पॉइंट आपको समझना है कि ये ज्योग्राफिकल एरिया ये हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम ये छोटा, फॉर एग्जांपल ये छोड़िए, हम लेते हैं कश्मीर की पॉपुलेशन, ह्यूमंस की, हम कहते हैं ह्यूमंस की कश्मीर में पॉपुलेशन इतनी है, फिर कहते हैं ह्यूमंस की इंडिया में इतनी पॉपुलेशन, फिर कहते हैं ह्यूमंस की वर्ल्ड में इतनी पॉपुलेशन है। सो वी आर चेंजिंग दिस ज्योग्राफिकल रीजन, इट इज नॉट कांस्टेंट। तो ये ज्योग्राफिकल रीजन हम अगर ज्यादा बढ़ा लेंगे तो ज्यादा पॉपुलेशन होगी, कम रखेंगे तो कम पॉपुलेशन होगी। सो ये चीजें आपको जहन में रखनी है कि पॉपुलेशन जब हम देखते हैं सेम स्पीशी की एट द सेम टाइम एंड इन अ डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया। और पॉपुलेशन की स्टडी को, अगर इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन हम स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इकोलॉजी। ये जहन में रखेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, चाहे स्पीशीज इकोलॉजी आप पढ़ें या पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ें, पॉपुलेशन लेवल से नीचे जो भी आप इकोलॉजी पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड सीन इकोलॉजी। ये टर्म याद रखिएगा, ये पूछी गई है कई बार, सीन इकोलॉजी। और अगर इस लेवल, पॉपुलेशन की लेवल से ऊपर हम हायर जाते हैं, वहां की इकोलॉजी स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड, सॉरी, दिस वन इज कॉल्ड ऑट इकोलॉजी। एक मिनट, ये गलत हो गया था, ये कहां पे है इसका, दिस इज कॉल्ड ऑट इकोलॉजी।
एंड इस पॉपुलेशन लेवल से ऊपर ऊपर जब हम इकोलॉजी की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिन इकोलॉजी। रिमेंबर, जैसे अभी हम पॉपुलेशन के ऊपर कहाँ पे इकोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं? कम्युनिटी लेवल पे, इकोसिस्टम के लेवल पे, लैंडस्केप लेवल, बायोम लेवल या बायोस्फीयर लेवल पे। तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड सीन इकोलॉजी। मोस्टली ये टर्म सीन इकोलॉजी इससे कम्युनिटी इकोलॉजी से के बदले यूज़ की जाती है। इनको ज़्यादा यूज़ नहीं, इनको ज़्यादा रेफर नहीं किया जाता है, ज़्यादा कम्युनिटी इकोलॉजी को ही सीन इकोलॉजी कहते हैं। लेकिन कुछ बुक्स में आपको ये भी मिलेगा कि इकोसिस्टम इकोलॉजी, लैंडस्केप इकोलॉजी, बायोम इकोलॉजी, बायोस्फीयर, इनकी स्टडी भी सीन इकोलॉजी में रखते हैं हम। तो ये आपको जहन में याद रखना। नेक्स्ट थिंग, यहां पे नेक्स्ट स्टेज जो है पॉपुलेशन के बाद, यहीं पे मैं दिखाता हूं, दैट इज स्टडी ऑफ इकोलॉजी एट विच लेवल? अभी हमने दिखाया कम्युनिटी लेवल। अब कम्युनिटी क्या है? देखिए, अभी मैं यही डायग्राम पे आ जाता हूं जो मैंने अभी बनाया। आप देख सकते हैं कि कोई भी ज्योग्राफिकल रीजन हम देखते हैं, उसमें एक ही किस्म की पॉपुलेशन नहीं होती है, एक ही स्पीशीज की पॉपुलेशन नहीं होती है। वहां पे यहां पे ग्रासेस भी मिलेंगे, हमें डियर भी मिलेंगे, डियर की पॉपुलेशन भी मिलेगी, लायन की पॉपुलेशन भी मिलेगी, और काफी सारे और भी स्पीशीज होंगे जिनकी पॉपुलेशन हमें मिलेंगी। और इन सारी पॉपुलेशन को अगर हम एक साथ लेंगे, ऑल पॉपुलेशन टुगेदर, ऑल पॉपुलेशन टुगेदर एक ज्योग्राफिकल रीजन में एट अ पर्टिकुलर टाइम, दैट फॉर्म्स द कम्युनिटी ऑफ दैट ज्योग्राफिकल रीजन। तो आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं, दिस इज द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एक ज्योग्राफिकल एरिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, सबको हम क्या कह सकते हैं? दे आर कॉल्ड कम्युनिटी। कम्युनिटी का एक और नाम है, देखिए ये आप याद रखिएगा, बायोसिनोसिस। ये याद रखिए, कहीं पे वहां पे आपको लिखेंगे, आपके क्वेश्चन आएगा, वहां पे ऑप्शन में कम्युनिटी कहीं नहीं होगी, तो उस वक्त कंफ्यूज नहीं होना। वहां पे क्या हो सकता है? वहां पे ये टर्म दी हो सकती है, दैट इज बायोसिनोसिस। अब नेक्स्ट, यहां पे मैं थोड़ा पहले दिखाता हूं, नेक्स्ट क्या है? कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोम एंड बायोस्फीयर। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा, इसका मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं पॉपुलेशन इकोलॉजी अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसी तरह से कम्युनिटी इकोलॉजी अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी एक इंट्रोडक्शन है इन टॉपिक्स की, टेंशन ये नहीं लेना कि अभी हम सर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ रहे हैं, सब डिटेल्स आएंगी, आपको वरी बिल्कुल भी नहीं करना है। नाउ यहाँ पे यही कम्युनिटी में लेता हूँ। अब कम्युनिटी के ऊपर क्या होता है? इसके बाद आता है कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के बाद क्या आता है? मैंने यहाँ पे दिया है, दैट इज लैंडस्केप। उसके बाद मैंने बताया बायोम, उसके बाद मैंने बताया बायोस्फीयर। बेसिकली इंडिविजुअल्स ज्वाइन होकर पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशंस के ऊपर फिर क्या, डिफरेंट पॉपुलेशन टुगेदर फॉर्म कम्युनिटी, एंड कम्युनिटी के साथ जब हम उसका एबायोटिक एनवायरनमेंट, अब यहां पे यही ज्योग्राफिकल रीजन है जिसमें ग्रास है, जिसमें डियर है, जिसमें लाइन है। डियर ग्रास को कंज्यूम करता है, लाइन डियर को कंज्यूम करता है। इनकी पॉपुलेशन यहां पे है। और इन पॉपुलेशंस के साथ जब हम इस रीजन में जो भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं या एबायोटिक कंडीशंस हम कह सकते हैं, जो भी हैं उनको साथ लेंगे, उन सबको इन पॉपुलेशंस के साथ या इस कम्युनिटी के साथ यूनाइट करके हम इस सारे सिस्टम को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम क्या है? ये कई बार ऐसे ही पूछा जाता है डायरेक्टली, कम्युनिटी प्लस बायोटिक कम्युनिटी प्लस एबायोटिक एनवायरनमेंट, एबायोटिक जो भी नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, इन दोनों का सम अप जब हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए, दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। क्या मतलब है इसका? कि अगर आप छोटी लेवल पे नेचर की फंक्शनिंग को समझना चाहते हैं, तो आपको एटलीस्ट इकोसिस्टम को समझना है। नेचर फंक्शंस इन द मिनिमलिस्टिक वे इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम रिप्रेजेंट करता है कि नेचर कैसे फंक्शन करता है। जैसे यही इकोसिस्टम हम लेंगे अब यहां पे दिस ज्योग्राफिकल रीजन विद इट्स एबायोटिक एनवायरनमेंट एंड बायोटिक कम्युनिटी, दिस इज एन इकोसिस्टम। ये एक इकोसिस्टम है, ये हमें दिखाएगा कि नेचर कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, नेचर कैसे फंक्शन करता है। यहां पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए नेचर, इसमें क्या क्या आएगा हम आगे पढ़ेंगे। जैसे इसमें आएगा एनर्जी फ्लो होता है, यहां पे एनर्जी फ्लो, ये अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में। इसमें प्रोडक्टिविटी आएगी, ट्रॉफिक लेवल्स आएंगे,
लेवल्स आएंगे, इसके बाद काफ़ी सारी और भी चीज़ें आएंगी जो हम इसमें पढ़ेंगे, जिस तरीके से हमें समझ आएगा कि हाँ भाई ऐसे नेचर फंक्शन करता है। तो ये एनर्जी फ्लो हम इकोसिस्टम्स की से निचली लेवल पे हम स्टडी नहीं कर सकते, प्रोडक्टिविटी हम इकोसिस्टम से निचली लेवल पे कम्युनिटी लेवल पे स्टडी नहीं कर सकते। हमें प्रोडक्टिविटी देखनी है तो इकोसिस्टम की देखेंगे, ट्रॉफिक लेवल्स देखेंगे तो इकोसिस्टम वहां पे जाएगा, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम पढ़ते हैं। तो मिनिमम अगर हम छोटी लेवल पे नेचर को समझना चाहते हैं, दैट इज यूनिट ऑफ नेचर, दैट वी हैव टू फाइंड, दैट वी हैव टू लर्न थ्रू लर्निंग इकोसिस्टम। अब है क्या यह इकोसिस्टम? इकोसिस्टम एक ऐसा सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट है, आगे मैं डिटेल में इसके बारे में पढ़ाऊंगा क्या होता है सेल्फ सस्टेन्ड, कि खुद को ये सस्टेन करता है। इसमें एनर्जी जो आती है बाज़ाब्ता एनर्जी का सोर्स होता है, इसमें डिकम्पोजर्स होते हैं, सब सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट ऑफ नेचर है नेचर। और इसमें होता क्या है एक्चुअली, व्हाट इज इकोसिस्टम? इट इज ए सेल्फ सस्टेन्ड सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट ऑफ नेचर वेयर नेचर फंक्शंस, वेयर व्हाट हैपन्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स and non-living environment interact with one another. अभी मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। ये जिस यूनिट में ये इंटरेक्शन होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट में, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं? दैट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दीज इंटरेक्शंस is what is called ecosystem. ये सेल्फ सस्टेन या सेल्फ रेगुलेटरी अभी आप जहन में मत रखिए। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंटरेक्शंस इन नेचर बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एबायोटिक एनवायरनमेंट, दैट स्मॉलेस्ट यूनिट इज नोन एज इकोसिस्टम। इतना अभी याद रखिए, अभी इसमें मैं बहुत कुछ ऐड भी करूंगा आगे, अभी टेंशन मत लीजिए। अब इकोसिस्टम के बाद नेक्स्ट लेवल जो होती है दैट इज कॉल्ड लैंडस्केप। देखिए यहां पे मैं लिखता हूं लैंडस्केप क्या होती है? CAP। देखिए जब हम किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन में जाते हैं, सपोज दिस इज ए ज्योग्राफिकल रीजन, यहां पे अगर आप देखेंगे इकोसिस्टम्स, यहां पे हम देखेंगे, यहां पे सपोज एक रिवर है, मैं एक नजर मारता हूं, व्यू मारता हूं, आई सी इन अ सिंगल व्यू फील्ड ऑफ विजन, मैं ऐसे देख रहा हूं, मुझे क्या यहां पे एक ही इकोसिस्टम मिलेगा? यहां पे रिवर है, यहां पे सपोज ग्रासलैंड है, यहां पे कुछ ट्रीज हैं, यहां पे कुछ ट्रीज भी हैं। तो यहां पे अगर मैं देखूं ये इंडिविजुअली, ये रिवर दिस इज एन इकोसिस्टम, ये एक ऐसा ज्योग्राफिकल यूनिट है, छोटे से छोटा यूनिट जहां पे नेचर इंटरेक्ट करता है। ये ग्रासलैंड, ये एक छोटे से छोटा ऐसा यूनिट है जहां पे नेचर इंटरेक्ट करता है। ये ट्रीज यहां पे एक ऐसा छोटा सा छोटा यूनिट बनाते हैं जहां पे नेचर इंटरेक्ट करता है। लेकिन जब मैं देखता हूं एक ज्योग्राफिकल रीजन में, क्या मैं एक ही इकोसिस्टम देखता हूं कि काफी सारे इकोसिस्टम्स मुझे मिलते हैं? मुझे काफी सारे इकोसिस्टम्स मिलते हैं। और एक फील्ड ऑफ विजन जो हमारा विजिबल फीचर्स जो भी हमें मिलेंगे, विजिबल फीचर्स जो हमें मिलेंगे इन अ सिंगल व्यू, वो कलेक्टिवली क्या बनाते हैं? दैट इज कॉल्ड अ लैंडस्केप। तो किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन में एक ही इकोसिस्टम नहीं होता है, एक लैंडस्केप हमें मिलता है जिसमें मल्टीपल इकोसिस्टम्स होते हैं। इकोसिस्टम आगे मैं अच्छे से क्लियर करूंगा, अभी टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है? जब हम देखते हैं व्हाट इज ए बायोम, रिमेंबर दिस इज एक्चुअली, आपको पता है सबसे बड़ी इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज बायोस्फीयर। तो दिस बायोम इज व्हाट इज दिस? इट इज एक्चुअली देन इट इज सेकंड लार्जेस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? इट इज द सेकंड लार्जेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसके बाद? बायोस्फीयर के बाद। होता क्या है ये एक्चुअली? देखिए ये एक बहुत ही बड़ा लार्ज होता है, क्या? लार्ज जियोग्राफिकल एरिया होता है जिसमें याद रखेगा दो चीजें होती हैं। एक, जिसमें एक कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट होता है, कैरेक्टरिस्टिक मीन्स खास, जो कि बाकी बायोम से मिलता नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक या पर्टिकुलर क्लाइमेट होता है, या क्लाइमेटिक कंडीशंस आप कह सकते हैं, ठीक है? एंड इतना ही नहीं, इसमें कोई ना कोई
डोमिनेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन होती है, डोमिनेंट वेजिटेशन। यहाँ पे आप जब देखते हैं डोमिनेंट वेजिटेशन मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है डोमिनेंट मीन्स जो कि सबसे ज़्यादा एबंडेंट में होती है, एबंडेंस में होती है, एबंडेंट होते हैं वो प्लांट्स जो सबसे ज़्यादा एबंडेंट होते हैं, उनको हम डोमिनेंट प्लांट्स कहते हैं या डोमिनेंट वेजिटेशन कहते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट क्या होता है, ये कोई ख़ास क्लाइमेट होता है जो कि एक बायोम का अपना ही क्लाइमेट होता है जो कि दूसरे बायोम से मिलता जुलता नहीं है। यहाँ पे आप ऐसे समझिए, सपोज फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा एक बायोम, फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सपोज दिस इज अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ओके। आपने और एक सुना होगा जैसे टेम्परेट या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सीधे लिखते हैं ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड बायोम सुना होगा आपने। सपोज दिस इज अ ग्रासलैंड बायोम। ये समझिए आराम से कि ये बहुत ही बड़े जोग्राफिकल एरियाज होते हैं। दिस इज अ ह्यूज जोग्राफिकल एरिया, ह्यूज जोग्राफिकल एरिया जिसमें कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट होता है। ये वो क्लाइमेट होता है जो कि स्पेशली है किसका, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का या ग्रासलैंड्स का। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखें, क्लाइमेट में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डिटरमाइन करते हैं, जो हम यूटिलाइज करते हैं टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज बायोम्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस, कौन सी हम यूज़ करते हैं, दो मेनली यूज़ करते हैं। एक होता है टेम्परेचर एंड सेकंड इज़ प्रेसिपिटेशन। याद रखेगा, आज हम बायोम्स की डिटेल्स नहीं पढ़ रहे हैं, जस्ट कंसेप्ट आपके जहन में लाना है कि बायोम होता क्या है। हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स अलग से पढ़ने फिर। तो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर मेन इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ बायोम। क्या ये ट्रॉपिकल बायोम है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, क्या ये ग्रासलैंड है, और कोई बायोम है सपोज टंड्रा है, टैगा है, वो बताऊंगा आगे, लेकिन अभी कंसेप्ट सीखिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेटिक कंडीशन जिसमें टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन खास होती है, ये ज़्यादा मायने रखते हैं जब भी हम बायोम को डिफाइन करते हैं, किसी बायोम को डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरे से। और दूसरा पॉइंट क्या है, कोई ना कोई डोमिनेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन यहाँ होगी, सबसे ज़्यादा एबंडेंट वेजिटेशन होगी। जैसे आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं, याद रखेंगे, सपोज यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हमारी अर्थ है, दिस इज़ आवर अर्थ, ओके, एंड दिस इज़ इक्वेटर। आपको पता है दिस इज़ द 0 डिग्री लैटिट्यूड, और आपको पता है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। यहाँ पे ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, आपको पता है कि यहीं पे ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। तो दिस रीजन, ये रीजन जो है, दिस रीजन इज हैविंग दीज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। यहाँ बड़े बड़े ट्रीज होंगे, बड़े बड़े ट्रीज, ओके, यहाँ पे फॉरेस्ट्स होंगे जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट्स होते हैं। अच्छा, ग्रासलैंड्स डिफरेंट एरियाज पे होते हैं, यहाँ पे भी कुछ ग्रासलैंड्स है, अर्जेंटीना में, अफ्रीका में, डिफरेंट एरियाज में हैं ये ग्रासलैंड्स, ओके। तो यहाँ पे एक समझाने वाली बात यह है कि जब आप ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स देखते हैं, ये इक्वेटर के आसपास हैं, है ना। तो यहाँ पे इक्वेटर के पास ही आपको पता है कि सन रेज जो होती हैं, सन जो होती है वो डायरेक्टली यहाँ पे पड़ती हैं, सन की रेज, और ये थ्रू आउट द ईयर, एक तो डायरेक्ट रेज एंड होल ईयर में पड़ती हैं। जितना आप ऊपर जाते हैं, सपोज हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास इंडिया है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमेशा थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे समर्स नहीं होते, यहाँ पे डायरेक्टली, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए सन बहुत दूर रहता है, जो कि साउथ में तब जाता है सन, ठीक है, यहाँ की तरफ। तो यहाँ पे हमेशा सन ओवरहेड नहीं होता है, लेकिन इक्वेटर की ओवरहेड हमेशा सन होता है थ्रू आउट द ईयर, वहाँ पे विंटर्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा, लाइट कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, लाइट भी बहुत ज़्यादा है, तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर होगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगी और कंडेंसेशन भी ज़्यादा होगी, पानी ज़्यादा साइकिल करेगा, तो साइकिलिंग जितनी होगी, ग्रेन्स जितने गिरेंगे उतनी ज़्यादा वेजिटेशन बनेगी। तो टेम्परेचर, लाइट एंड वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर, ये तीनों की अवेलेबिलिटी यहाँ ट्रॉपिक इन दिस इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे एक खास टाइप का क्लाइमेट होगा, दैट विल बी हॉट एंड प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। प्रेसिपिटेशन आपको पता है क्या होती है,
कंडेंसेशन जब भी होती है वाटर वेपर्स की, और वो किसी भी फॉर्म में जब ज़मीन पे गिरते हैं, उससे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, चाहे रेन हो, स्नो हो, स्लीट हो, ठीक है। तो ये ऐसी सारी है। यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट होगा? हॉट एंड वेट। देखिए इसमें हमने दो ही कंडीशंस को यूज़ किया है, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, जो भी डिफ्रेंसिएशन करने के लिए एक बायोम और दूसरे बायोम में मेन जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हम यूज़ करते हैं, दिस इज़ हॉट एंड वेट, ठीक है। यहाँ पे बड़े बड़े फॉरेस्ट्स होंगे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ये क्लाइमेटिक कंडीशन है, और यहाँ पे कोई ना कोई डोमिनेंट वेजिटेशन होगी। आप मुझे बताएं यहाँ पे ग्रासेस डोमिनेंट होंगी कि ट्रीज डोमिनेंट होंगी? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ द लाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स भी यहाँ ज़बरदस्त होंगे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फॉरेस्ट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे बड़े बड़े फॉरेस्ट्स, यहाँ कह सकते हैं बड़े बड़े ट्रीज़ जो होते हैं वो डोमिनेंट होंगे यहाँ पे। सो दोनों चीज़ें याद रखेंगे। एक लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज़ होते हैं जिसमें कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट होता है, जो कि दूसरों कैरेक्टरिस्टिक मीन्स जो कि खास इसी के लिए है। ये क्लाइमेट बाकी जगहों पे आपको नहीं मिलेगा। इस बायोम के लिए हमेशा ऐसा ही क्लाइमेट होगा। जहाँ भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आप देखेंगे वहाँ हमेशा हॉट एंड वेट क्लाइमेट होगा। समझ आ रहा है? तो कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे ये ट्रीज होंगे, डोमिनेंट वेजिटेशन कौन सी है यहाँ पे? ट्रीज। अब नेक्स्ट साइड में आप देखेंगे ग्रासलैंड्स चाहे अर्जेंटीना के हों, अफ्रीका के हों, बाकी जगहों, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो भी दरमियाना होता है, न ज़्यादा न कम। इसी तरह से आपका रेनफॉल, या आप जनरली कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन भी दरमियाना किस्म की होती है। तो समझ सकते हैं कि यहाँ का माइल्ड टेम्परेचर एंड माइल्ड रेनफॉल होता है। तो यहाँ माइल्ड टेम्परेचर एंड माइल्ड रेनफॉल या माइल्ड प्रेसिपिटेशन आप कह सकते हैं, ये यहाँ पे है। तो हो गया क्लाइमेट वाला। अब यहाँ पे कोई ना कोई डोमिनेंट वेजिटेशन हो गया। आप मुझे बताएं यहाँ पे क्या ये सपोर्ट करता है ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े ट्रीज? नहीं, कम, क्योंकि यहाँ पे उतनी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं हो सकती है, यहाँ उतने सपोर्ट नहीं हो। और भी काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं, ये खाली लाइट एंड हीट पे नहीं है, बाकी चीज़ भी होते हैं, लेकिन ये भी लाइट एंड जो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन ये मेन डिटर्मिनेंट्स है किस टाइप की वेजिटेशन होगी वहाँ पे। तो यहाँ पे मोस्टली कौन से प्लांट्स अडाप्टेड होते हैं? ग्रासेस। तो यहाँ पे ग्रासेस होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो डोमिनेंट वेजिटेशन है, डोमिनेंट मीन्स मोस्ट अबंडेंट, तो यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट क्या होंगे? ग्रासेस एंड ग्रासलैंड्स। ऐसे ही काफ़ी सारे बायोम्स हैं। मुझे अभी बायोम्स नहीं पढ़ाने हैं, लेकिन बायोम्स का कंसेप्ट देना था कि दो कंसेप्ट्स होते हैं बायोम्स में। एक कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट होता है वहाँ का, जिसमें प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर को हम मेनली लेते हैं, और दूसरा वहाँ पे कोई ना कोई डोमिनेंट वेजिटेशन होती है, और अक्सर उसी डोमिनेंट वेजिटेशन पे ही उस बायोम को नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पे बड़े बड़े फॉरेस्ट्स हैं, इनको क्या कहते हैं? इसीलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? ग्रासलैंड्स, बिकॉज डोमिनेंट वेजिटेशन यहाँ पे क्या है? ग्रासेस है। तो इतना क्लियर हुआ। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट हमारे जहन में आता है कि किसी भी जगह पे क्लाइमेट जो होता है, बाकी कंडीशंस भी, लेकिन क्लाइमेट मेनली डिटरमाइन करता है कि वहाँ का फ्लोरा एंड वहाँ का फाना क्या होगा, कितना डाइवर्स होगा, किस किस्म के होंगे। क्योंकि फ्लोरा एंड फाना जो होते हैं, फ्लोरा प्लांट्स, ओके, एंड फाना, और कलेक्टिवली फाना किसे कहते हैं हम? एनिमल्स। तो चूंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स, कहीं पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किस लिए है वहाँ पे? क्योंकि वो वहाँ की कंडीशंस में अडाप्टेड है, और कंडीशन में सबसे मेन कंडीशन डिटरमाइन करती है, दैट इज़ क्लाइमेट। एक अहम कंडीशन होती है, किस किस्म का क्लाइमेट कहाँ पे होगा, उसी हिसाब से वहाँ का फ्लोरा एंड फाना होगा। और आप समझ सकते हैं, अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्स प्लांट्स मिलते हैं, और यहाँ पे यहाँ पे बहुत ट्रीज़ भी होंगे, श्रब्स भी होंगे, ग्रास भी होंगे, सब कुछ होंगे, मगर मोस्टली अबंडेंट ट्रीज़ होंगे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कितने डाइवर्स प्लांट्स होंगे। तो इसी की वजह से यहाँ पे एनिमल्स की डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। बट डाइवर्सिटी यहाँ पे मेनली किसने डिटरमाइन की? यहाँ के क्लाइमेट ने। जितना आप फिर पोल्स की तरफ जाएंगे, वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी नहीं रहती, और वहाँ की डाइवर्सिटी वैसी ही कम हो जाती है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट यही है कि क्लाइमेट ही डिटरमाइन करता है कितनी एबंडेंस, किस किस्म का फ्लोरा है, किस किस्म का फाना है, या कितनी एबंडेंस किसकी है। जैसे पोलर बियर, आपको वो इक्वेटर पे नहीं मिलेगा, समझ आ रहा है? क्योंकि उसकी अडाप्टेशन वहीं पे है। तो इट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब यहाँ पे बायोम्स में अलग से पढ़ाऊँगा। आपकी जो श्री राम्स है उसमें बायोम्स को बस उसने महदूद रखा है, कि इस तरह कहा कि ये बस टेरेस्ट्रियल होते हैं, नहीं, हम एक्वेटिक बायोम्स भी होते हैं, वो पढ़ेंगे, लेकिन अभी बायोम्स की तरफ नहीं जाना है।
अभी हमें बायोस्फीयर को देखना है। लेकिन एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि हाँ, बस इतना काफ़ी है। मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछूंगा, ठीक है? ये आप बताएंगे मुझे, ये बताएंगे इन टर्म्स के दरमियान डिफरेंस, ठीक है? इको रीजन्स। थोड़ा सा आप भी वर्क करेंगे, होमवर्क करेंगे, तो आपकी जो इसके साथ इकोलॉजी के साथ जो आपकी इंटरेक्शन होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। फिर बायो रीजन्स, ओके, एंड इनमें डिफरेंस बताइएगा। बायो, जियोग्राफिकल, आप नेट भी यूज़ कर सकते हो, ओके? मैं चाहता हूँ कि आप, ये आपको समझ आएगा, लेकिन हिंट मैं देता हूँ ताकि आप ये भी समझ जाएं, ओके? तो इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट थिंग जो हम देखेंगे, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्ची, जो कि टॉप मोस्ट लेवल है इकोलॉजिकल हायरार्ची, जो सबसे ऊपर है, दैट इज़ बायोस्फीयर। क्या है ये बायोस्फीयर? मैंने ऑलरेडी बताया है कि अगर हम देखेंगे, ये एक वो रीजन है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्टिंग है, अर्थ का वो रीजन जहाँ पे लाइफ एग्जिस्टिंग है। ये कहाँ पे होता है? अगर हम अर्थ की बात करते हैं, क्रस्ट है, फिर ये कोर है, फिर मेंटल है, फिर उसके बाद ये क्रस्ट है। क्रस्ट का जो ऊपर वाला रीजन है वहाँ पे लाइफ है, ओके? क्रस्ट के ऊपर वाले रीजन में यहाँ पे लाइफ है, क्रस्ट। इसी तरह से यहाँ पे क्रस्ट को हम ऊपर वाले रीजन को, इट्स कॉल्ड लिथोस्फीयर, अपर लिथोस्फीयर। अपर लिथोस्फीयर में लाइफ है। इसी तरह से जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? वी से दे आर कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। और हाइड्रोस्फीयर के ऊपर वाले रीजन में लाइफ अवेलेबल है, लाइफ एग्जिस्टिंग है। इसी तरह से जो एटमॉस्फेयर है, ऊपर एटमॉस्फेयर में आपको पता है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो नीचे लेवल में ये लाइफ पॉसिबल है। बेसिकली ये जो ट्रांजिशनल रीजन है, जो मैंने ऐसे डायग्रामेटिक आपको दिखाया था, 3 रीजन्स जहाँ पे यूनाइट होते हैं, एक होता है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। ये जहाँ पे यूनाइट होते हैं, दैट जोन इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। लेकिन आप ये समझेंगे शॉर्ट में कि हैबिटेबल स्पेस फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे भी अर्थ पे है, दैट इज़ नोन एज बायोस्फीयर। आप अगर हमारे अर्थ में जब हम देखते हैं, अगर हम इक्वेटर की तरफ जाते हैं, पोल्स की तरफ जाते हैं, तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दीज आर नॉट हैबिटेबल। यहाँ पे कंडीशंस नहीं है वैसे कि यहाँ पे कोई लाइफ रह सकती है। सो दीज विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। आप अल्टीट्यूडनली आप देखेंगे, आप बड़े माउंटेन पे टॉप पे जाते हैं और टॉप पे आप देखते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम है या बाकी चीज़ें, यहाँ पे सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। सो दिस विल ऑल्सो नॉट कम इन बायोस्फीयर। सो बेसिकली आप इतना याद रखेंगे कि यहाँ वेरी डीप वाटर्स जो कि वहाँ पे भी हैबिटेबल नहीं है। सो जहाँ पे भी हैबिटेबल स्पेस है फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो बायोस्फीयर कहलाता है। एंड दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बस बायोस्फीयर के बारे में इतना ही आप